सर्वप्रथम मां शारदे को प्रणाम। आदरणीय पुरुषोत्तम अग्रवाल सर, अग्रसेन समिति के अध्यक्ष सर, अन्य पदाधिकारी, अंगरोध सर, राठौर सर और रिटिन सर, आप सभी को मेरा प्रणाम एंड जय हिंद। साथी, एक नितिन सर ने एक बात रखी थी कि बेशर्म हमें हो जाना चाहिए। 3 कैटेगरी उसमें बताई थी, चौथी कैटेगरी उन्होंने मेंशन नहीं की, उसमें खैर पॉलिटिशियन भी आ सकते हैं। अच्छा, एक जो बात आपने रखी थी स्वभाव वाली और एटीट्यूड वाली, तो मैंने एक कोट पढ़ा था कि स्वभाव और उपदेशन शक्यते कर्तुम् अन्यथा सुतप्तमपि पानीं पुनर्गच्छति चित्तम्। स्वभाव इस तरीके से होता है, मैं जितनी देर आपके साथ में इंटरेक्ट करूंगा, हो सकता है कईयों में से तो आप में से आग लगाने को तैयार हो जाए, ऐसा होगा नहीं, लेकिन जैसे ही आप घर जाएंगे ना तो फिर वापस से वो पुराना सिस्टम शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से पानी का स्वभाव होता है ना कि आप गैस पे रख दो, थोड़ी देर तो गर्म रहेगा, उसके बाद वो अपने आप ही शीतलता प्राप्त कर लेता है, लेकिन इसमें बदलाव संभव है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो बड़ा ऋतु आय फल होए। मैं अपना खुद का परिचय खुद देना चाहूंगा। इसमें कुछ चीजें जो मिसिंग थी, जो मैं आपके साथ में इंटरेक्ट करके और उसको कनेक्ट करना चाहूंगा। ये जो पहली बार जो सरकारी नौकरी का जो ख्याल है ना, मेरे दिमाग में भी नहीं था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, पर ये था कि पिताजी कांस्टेबल थे राजस्थान पुलिस में, तो एक ये मन में क्या था कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए। ज्यादातर के ऐसा ही होता है जो आम मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय परिवार में से जो आता है कि सबसे पहले एक कोई सरकारी जॉब हमें मिल जाए। तो मैं जब कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता था तो फर्स्ट मैंने जो है आर्मी की भर्ती देखना शुरू किया, सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो है फॉर्म आए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, दिल्ली पुलिस में तो फिजिकल बहुत टफ होता है, 6 मिनट में करना पड़ेगा 1600 मीटर, और वो उस दौर में एक वो हरियाणा वालों का, यूपी वालों का बड़ा वर्चस्व होता था उसके अंदर। हाइट भी उनकी बहुत, हमारी जो नॉर्मल हाइट है, मेरी हाइट नॉर्मल सी है, लेकिन उनकी हाइट मतलब 6.25 फीट भी एबनॉर्मल नहीं लगते वो, और उनके साथ में दौड़ना, कम्पीट करना एक टफ काम था। और मैंने वो कम्पीट किया। I got first in that round, जो 1600 मीटर रेस थी, और I got selected। मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो थी दिल्ली पुलिस में एज कांस्टेबल, तो 2 साल तक मैं वहाँ रहा। और जब मैं वहाँ पे उसी दौरान रहा तो कई लोगों से इंटरेक्शन हुआ, सब इंस्पेक्टर से भी। आईपीएस से तो नहीं हो पाता था, इतनी दूरी तक नहीं पहुँच सकते थे, ना सोच सकते थे। तो मैंने देखा यार ऐसा नहीं है इनमें कुछ खास। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, हम किसी भी व्यक्ति को, ये मेरा मानना है, किसी भी व्यक्ति को इंटेलिजेंट कब मानते हैं, उस पे 2 चीजें हैं, एक तो एक्सपेक्टेशन है और एक चीज आपको पता नहीं है। कोई चीज आपको पता नहीं है और अगले बंदे को पता है ना, तो आप उसको इंटेलिजेंट की श्रेणी में रख दोगे। मान लो मैं जो कोड का इस्तेमाल करूंगा, जो चीजें मैं बताऊंगा, सपोज मैं आरपीएस अधिकारी हूं, सपोज की जरूरत नहीं हूं मैं, पर मैं आरपीएस अधिकारी हूं, मेरे आगे आईपीएस बैठे होंगे, तो मैं इतना प्रभावी या इतना इंटेलिजेंट उनको नजर नहीं आऊंगा। एक मतलब एक सच्चाई सी है। सपोज मैं बात कर रहा हूं, कोई और भी मेरी श्रेणी का सब इंस्पेक्टर लेवल पे बात करें, कांस्टेबल बात करें, तो वो बातों में थोड़ा सा वजन कम हो जाता है। इससे नॉलेज का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है उससे। दूसरा, हमें पता नहीं होता। अब जैसे आपको पूछे कि मेरे से कोई बोले कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी, मैं ये चीज बताऊं, सबको पता है। अगर 2 साल का बच्चा यही बात कहेगा तो आप कहोगे अरे तो बड़ा इंटेलिजेंट है। तो ये है ना, एक भ्रम अपने मन से निकाल दो कि ये ना इंटेलिजेंट लोगों का सिलेक्शन होता है ना। तो अब जो मैं आपको आगे वाली जो जर्नी बता रहा हूँ वो मेरी इसी से जुड़ी हुई है। और ये ऐसा, और दूसरी चीज जो है वो भाग्य वाली सोच हमें नहीं रखनी है। नर समाज का भाग्य एक है, वैष्णव है, भुजबल है। केवल हम अपने श्रम से, अपने भुजबल से ही आगे जा सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ये कहते हैं, और रामधारी सिंह दिनकर के बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जिनका मैं इस्तेमाल करूंगा इस दौरान, जो मैं आपसे बात रखूंगा। बट मेरा जो खुद का मूल मंत्र है, जिससे मैं आगे अभी तक जहां तक पहुंचा हूं, बहुत ज्यादा आगे मैं नहीं पहुंचा हूं, बट इससे जहां तक मेरी जर्नी गई है, वो बोधिचर्या अवतार में कोट लिखा गया है। हालांकि बहुत पॉपुलर कोट इसका एक और है कि नकिंचित अस्ति तद वस्तु यद् ह्यस्य दुष्करम। इस दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते अभ्यास करने के बावजूद। अभ्यास तो हमें करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस तो हमें करनी ही पड़ेगी। और एक इसी प्रकार का आप सुनते हो, करत करत अभ्यास के जन्म तो सुजान रसरी आवत जाते सिर पर पड़त इंसान। इन कोट के इस्तेमाल के साथ साथ मैं आपको बता दूं, मैं जो है कॉमर्स साइड से, मैंने बताया कॉमर्स कॉलेज से मैं पढ़ा हूं। मैंने जब दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल जॉब की, उसके दौरान ही मैं बैंक्स की तैयारी करने लगा। ऐसे बैंक में मेरा एसबीआई में सिलेक्शन हुआ, क्लरिकल में, वो ज्वाइन की मैंने। और इसी दौरान बैंक्स के अलग जो एग्जाम थे, उसी लेवल के पीओ के या एसएससी के जो एग्जाम थे, वो मैंने क्वालिफाई करने शुरू किए। जब मैं एसएससी के थ्रू सेलेक्ट हो गया इनकम टैक्स में, उसके बाद मुझे लगा कि जो सिविल सर्वेंट थे जिनसे मैं आईएएस हो गए, उनसे बिल्कुल डायरेक्ट इंटरेक्शन होने लगा।
तो फर्स्ट टाइम मुझे महसूस हुआ कि यार बना जा सकता है। हर बार जहां पर मैं गया ना वहां ऐसा लगता था कि बना जा सकता है। हालांकि मैं यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाया, मैंने 4 बार मुख्य परीक्षाएं दी, बट इसी दौरान आरएएस के मैंने एग्जाम दिया। 2012 में इंटरव्यू दिया, 2013 में दिया और 2016 में। 16 में मेरी 39 रैंक है और आरपीएस में हुई। तो मैंने इन सब चीजों के पीछे जो भी चीज मेरे पास या जो मेरा यहाँ तक पहुंचने का जो तरीका रहा, मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग यहाँ तक जा सकते हैं। क्यों? एक तो हमें ना सोचने से बड़ा डरते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार हम आरएएस सोचेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, पाप हो जाएगा भाई, है ना। सबसे बड़ी जो हमारी जो ना जो रुक जाते हैं ना हम जहाँ पर, वो हमारी थिंकिंग है। हमारा अगर थिंकिंग प्रोसेस अगर स्ट्रॉन्ग हो ना तो फिर हमें कोई नहीं पिछाड़ सकता। एक और कई लोगों का ये रहता है कि साहब मैं तो वर्किंग में हूँ या मैं गृहिणी हूँ या महिला हूँ तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, या फिर मैं गांव का हूँ, इस पृष्ठभूमि से हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, हिंदी मीडियम से हूँ, मैं इस बैकग्राउंड से नहीं आता, उससे नहीं आता। तो एक मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि जितने कष्ट कंटकों में जिनका जीवन सुमन मिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो जो व्यक्ति जितना नीचे से ऊपर उठ के आता है ना, कष्ट और कंटक सहता है, उसकी गंध भी उतनी ही ज्यादा रहती है। आप किसी भी व्यक्ति को, अभी काशीवाल जी ने अम्बेडकर साहब का नाम लिया, उनको हम क्यों मानते हैं, या फिर हम इस एपीजे अब्दुल कलाम साहब को क्यों मानते हैं? क्योंकि वो बड़े सामान्य से बैकग्राउंड से थे, लेकिन जो उन्होंने काम किया वो बड़ा असामान्य से था। एक जो चीज है ना, हम ऐसा मान के चले कि हर चीज जो है एकदम से हमारे पास आ जाएगी, तो वो भी संभव नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग जो है सरकारी जॉब का भी ख्वाब रख रहे हैं, और सरकारी जॉब में आरएएस की तैयारी आप करोगे इसलिए कि पटवारी में बन जाओ, तो ऐसा काम मत करना। अगर आपको पटवारी बनना है तो पटवारी की तरह ही तैयारी करना पड़ेगा। आपको पता है कंपटीशन जितना ऊपर जाता है ना उतना वो श्रिंक हो जाता है, लेवल उसका टफ हो जाता है, लेकिन संख्या कम हो जाती है, कंपीट करने वालों की संख्या बड़ी कम हो जाती है। अभी मैं 100 मीटर की दौड़ का अगर मैं बात करूं तो उसेन बोल्ट 2.5 का उनका सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड 9.58 है एग्जैक्टली, और 10 सेकंड के अंदर सारे आ जाते हैं उस रेस के अंदर। मतलब 0.4 सेकंड के अंदर सारा खेल खत्म हो जाता है। ये छोटे कंपटीशन में होता है, तो उसमें तो जो जितना फास्ट होता है वो उतना ज्यादा इसके जीत के चांसेस होते हैं। जैसे आप कांस्टेबल, पटवारी और इन सब एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो आपको बहुत सारे लोगों से कंपीट करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे हो सकता है 2 का स्क्वायर पूछा जाए, लेकिन जब 2 के ऊपर पावर 4 लग जाएगी और आपको लॉगरिथम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो फिर दिक्कत शुरू होती है। तो हम जैसे जैसे कंपटीशन में आगे जाते हैं ना, जैसे आरएएस से एग्जाम के ऊपर अगर आप जाओगे तो वहां कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है, वही गिनती के 500-600 लोग जो हैं वही आप देखेंगे निरंतर इंटरव्यू देंगे, वही टॉप 100 टॉप 200 में सिलेक्शन पा रहे हैं। तो एक बार आपने स्टेप लेने की आवश्यकता है, और इसमें भी जो सबसे बड़ा जो है ना इस स्टेप में वो है स्वयं के ऊपर विश्वास, क्योंकि स्वयं पे क्षमता समस्त बहनों को जन्म देती है। और इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि ना जो भाग्यवादी जो सोच रखते हैं वो काया प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो वीर होते हैं वो पुरुषार्थ करते हैं। आप अपने एफर्ट्स के अंदर विश्वास रखें कि आप जो काम करेंगे उससे आप चीजें हासिल कर सकते हो। अभी मैंने कुछ है ना एक श्री रामदास जी के लाइन में बड़ी इंस्पायर है, हर एक शब्द का बड़ा लाइन है उसमें, मैं उसको रेफर करते हुए आपसे वो बात करूंगा। रश्मि नदी की वो लाइन है, रश्मि नदी आपने सुना होगा, कर्ण के बारे में कहा गया है, और कर्ण को रश्मि नदी कहते हैं। और इसी के बेसिस पे जो आपकी जो व्यास चोपड़ा की जो महाभारत है लगभग उसी के ऊपर बेस्ड है। उसके जितने सीन क्रिएट किए गए वो रामधारी सिंह दिनकर के ऊपर है, उसमें जो कर्ण को जिस तरीके से उन्होंने बताया है, तो कर्ण को कर्ण भी कहते हैं कि उनसे कवच कुंडल छीन लिए जाते हैं। आपको पता होगा ये वाली स्टोरी, उनसे कवच कुंडल छीन लेते हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है ताकि उनका जो पुत्र है भगवान इंद्र का पुत्र यानी अर्जुन वो जीत जाए। तो उसके बाद भी कर्ण, क्योंकि कर्ण ने आपको पता है एक सुबह से वो दान दक्षिणा देते थे और एक बार वचन दे दिया तो उसको पीछे हटना नहीं है, तो वो कवच कुंडल दे देते हैं राजा ब्राह्मण को जो कि इंद्र होते हैं। उनको वो कहते हैं कि हो सकता है कि आप मेरी शक्ति क्षीण करके अर्जुन को जितवा दो, लेकिन मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ क्योंकि आप मेरे पास आए। इंद्र का जो इतना बड़ा जिसके पास में पूरा स्वर्ग है वो मेरे से कुछ मांगने आ रहा है, तो इट मींस मेरे पास कुछ ना कुछ तो है जो मैं उसको दे सकता हूँ। और उसमें एक लाइन वो ये कहते हैं कि एक पार्ट शायद मुझे भी एग्जाम्स के संबंध में आरएस के एग्जाम के पैटर्न के बारे में ऑलरेडी सर बता चुके हैं, तो उसके संबंध में ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। वैसे आरएस का जो एग्जाम है वो 3 पैटर्न पे चलता है, प्री, मेंस और आपका जो है इंटरव्यू। और ये हमेशा ही हमने जब शुरू तैयारी करते थे तो यही बताया गया कि जो सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका इंटरव्यू वाला प्रोसेस, जो कि हम सबसे लास्ट में लेते हैं, और वो हमारा दैनिक जीवन है। आप जिनके सामने इंटरव्यू देने जाओगे उनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते, उनको आप ये नहीं कह सकते साहब मैं तो इसमें इतना अच्छा हूँ, मैं उसमें उतना अच्छा हूँ। कई लोगों को बिल्कुल कुछ भी नहीं आता गाना वगैरह, और मैं तो साहब गा भी लेता हूँ,
अभिजीत को भी फेल कर देता हूँ, मैं तो हिसाब क्रिकेट भी खेल लेता हूँ। अगर उन्होंने गवा लिया मान लो गलती से, तो आप सोचो कैसे जो है आफत में आप आ जाओगे। तो एक तो वो चीज तो आपको अपने पूरे जीवन में, एक तो ना खुद को कभी झूठ नहीं बोलो। मैंने शुरू में ही कहा था, लोग बाग जो है कहते हैं कि जो कॉम्पिटिशन में दिया आपके साथ भी कैसे मिलेंगे कि भाई तेरा भाई इस साल तो आरएस हो जाएगा, अगले साल आईएएस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ चला जाएगा, उसके बाद वहां चला जाएगा, और भाई यही होता है। मुझे एक चीज याद है कि किसी तरीके से हाथ खड़े करवाए गए थे, 2012 की हम तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि आप में से किसको यकीन है कि मेरी फर्स्ट रैंक आएगी। एक बंदे ने हाथ खड़ा किया था, वो अभी भी तैयारी कर रहा है। तो किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें क्या है खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। खुद को कहें हम रोज सुबह, कई लोग कहते हैं अरे तो अभी बस अभी मैं किसी की ईगो हर्ट कर दूंगा ना, अब तो मैं बन के आऊंगा, उसको ये नहीं पता मैं बनूंगा कैसे। समझ रहे हो, जो ईगो वाला जो आपने कहा था कि वो एक लेवल से ज्यादा हो जाता है। कहा जाता है मैं बड़ी बला है, सके तो निकासी भागी, कब लग रखा है सखी रुई लपेटी आगी। जिस प्रकार से रुई में आग को लपेट कर नहीं रख सकते ना, उसी तरीके से अहम और ये जो आपके जो जलन है, इसको आप अंदर रखोगे ना तो फायदा नहीं है। या तो आप इसको उतारना सीखें, इसको कंपटीशन में अंदर रख, इस आग को, इस ये जो आपका पोट है ना जो अंदर जो जल रहा है, इसको जलते रहने दें। लेकिन इसके लिए एफर्ट तो आपको डालना पड़ेगा। उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथ नहीं सुप्तस्य सिंहासन प्रविशन्ति मुखे मृगा। केवल सोचने भर से कोई कार्य नहीं होता। जैसे सोते हुए सिंह के मुख में मृग अपने आप चलकर नहीं आता ना, उसके लिए उसको शिकार करना पड़ता है। तो आपको भी शिकार तो करना पड़ेगा। बिना शिकार किए तो आप सोचे कि अपने आप कुछ हो जाए, तो वो संभव नहीं है। और ये जो दिक्कतें हैं, जो तकलीफें हैं, ये तो जीवन में आएगी, सबका हिस्सा है। यहाँ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, आईएएस में आप देखेंगे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स मिलेंगे। गृहिणियां हैं जो खेतों में काम करती थी, बच्चे थे, आईएएस बनी है वो। यहाँ बहुत सारे ऐसे आरपीएस हैं, आरएएस अधिकारी हैं हमारे साथ, जिन्होंने बेलदारी का काम किया है, सब्जी लगाने का काम किया है, उसके बाद वो आईएएस आरपीएस बने। तो ऐसा नहीं, आपकी परिस्थितियां आपको निर्धारित नहीं करती। बहुत बड़े किसी व्यक्ति ने कहा था, मैं इस प्लेटफॉर्म से नहीं लूंगा नाम क्योंकि राजनीतिक आ जाता है मुंह, उसने ये कहा था आपकी परिस्थितियां आपको नहीं बनाती, उन परिस्थितियों में आपके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं ना, वो आपको बड़ा करते हैं। आपकी विपरीत परिस्थितियां हो, सब चीज आपके अगेंस्ट हो, हर चीज, मतलब ये समझे कि है ना कुछ भी आपके पक्ष में नहीं चल रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि यार तो सारा अजाब मेरे ऊपर ही आ गया है ना, पूरी दुनिया की आफत मेरे ऊपर ही आएगी। उसके बावजूद भी आप अगर टिके हुए हो ना, तो फिर आपको कोई नहीं हिला सकता। वो बस वो लास्ट टाइम, कई बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो है ना आरएस प्री में 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। आपको तो शायद कॉलेज लेवल पे हो तो आपको नहीं पता होता, 1 नंबर 2 नंबर से रह गए, फिर वो अपने आप को कोसते रहते हैं या दूसरे को कोसते हैं कि साहब आरपीएससी ने इतना सब कुछ कर दिया, पेपर आउट हो गया था, क्वेश्चन मिल गए थे, या वहां एसीटी हो गई थी, या फिर मेरा लक खराब था। सब एन नंबर ऑफ थिंग्स हो सकती है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप 1 नंबर से रहे हो, तो आप सोचो नेक्स्ट एग्जाम में तो आप टॉप पे हो। आप इस वाले में 1 से रहे हो, अगले एग्जाम में तो आप बिल्कुल टॉप पे हो, आपसे ऊपर तो कोई नहीं है। अब आपको यहां से ऊपर ही जाना है। जब आपको ऐसा लगता है कुछ नहीं हो सकता है, टिके रहो आप। और आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, जो मेरा खुद का मूल मंत्र है, प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा आपको कि है ना, नॉर्मली हम पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, याद नहीं होता, ऐसा होता है ना सबके साथ में, मेरे साथ बहुत होता था ऐसा। मैं ना कभी 90% कभी नहीं प्राप्त कर सका, लेकिन कंपटीशन में मैं कभी 90% वालों से नीचे नहीं रहा। मुझे 90% कंपटीशन बड़ा डिफरेंट हो जाता है। 90% लाना कॉलेज में स्कूल लेवल पर आसान है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, एक ही जैसी पढ़ाई है, सब कुछ सेम है, पैटर्न आपको पता होता है, कहां से क्या आने वाला है, सब कुछ पता होता है। तो आप वो चीजें पढ़ लेते हो, रट लेते हो, वो भी अपने आप में एक टैलेंट है। लेकिन है ना, जो कंपटीशन में जाते हैं तो आपको बहुत सारी अलग चीजें पढ़नी पड़ती है। अब जो आर्ट्स वाला स्टूडेंट है जिसने कभी साइंस नहीं पढ़ी हुई, उसको साइंस पढ़नी पड़ेगी, फिर वो साइंस में भी टॉप करेगा। साइंस वाले बच्चे को आर्ट्स पढ़नी पड़ेगी, आर्ट्स वाले को साइंस और कॉमर्स दोनों पढ़नी पड़ेगी, और कॉमर्स वालों को सब कुछ पढ़ना ही है। जैसे मैं कॉमर्स से हूँ, तो मुझे ना, मैं इसको बड़े मतलब इंटरेस्ट से लेता था। जब मैं कॉमर्स मैंने लिया 11th में, तब मैं आर्ट्स और साइंस दोनों से डरता था, और लेटर कंपटीशन में मुझे दोनों में मजा आने लगा। ये ना, वो कंपटीशन में जब पढ़ते हैं तो फिर, और एक और जो है इसके जो मैं आपको बता रहा था, याद करने वाली बात, कि ना लोगों को ऐसा एक रहता है कि ना, मेरे से एक चीज पढ़ता हूँ 1 घंटे में भी याद नहीं होती, कई लोग 5 मिनट में याद कर लेते हैं, होता होगा ना आपके में, और बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो कहते हैं सब 5 मिनट में याद हो जाता है। मैं ये कहता हूँ कि मेरे से 10 घंटे में भी याद नहीं होता, लेकिन मैं 15 घंटे देने को तैयार हूँ। अगर आप में से ऐसा कोई है तो कंपटीशन में रहो, अदरवाइज तो क्या तमाशे। कंपटीशन क्या है, तमाशे यहाँ तो वही टिका रहेगा जिसको कलाबाजी आती है, और आप है ना, यहाँ पर आप बच नहीं सकते, एक्सक्यूज नहीं दे सकते किसी को भी।
कहा जाता है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, केवल सफलता ही सफल है। आप मेरे को इसीलिए सुन रहे हो शायद मैंने कुछ अचीव किया है, अदरवाइज क्या इससे सब हो सकता है आप में से कई बोले लेकिन उसको कोई सुनेगा भी नहीं कि ज्ञान दे रहा है बिना बात का, है ना ऐसा। तो आपको है ना ये कंपटीशन में टिकना पड़ेगा लास्ट तक। अगर आप में से कोई ये डिसाइड करके है साहब 2022 तक मैं आईएएस आरएएस बन जाऊंगा, उसके बाद नहीं बना तो फिर मैं बिजनेस संभालूंगा, तो बेटर है अभी से बिजनेस संभाल लो। आप तो है ना आरएएस में तो उम्र 40 साल कर रखी है जनरल में, और बाकी 50 एक कई कैटेगरी में तो उम्र की सीमा ही नहीं है आरएएस के अंदर। अब वो पता है कई ऐसे श्रेणियां हैं आरपीएससी के आरएएस एग्जाम में जिसमें एज लिमिट नहीं है, तो वो हो सकता है उनकी ज्वाइनिंग उनके रिटायरमेंट के बाद आए, ऐसा इतनी एज दे रखी है। आप तो आधे भी नहीं होंगे अभी 40 के, तो अभी 20 साल आपके पास में पड़े। और मैं एक उदाहरण मुझे याद आता है कि शायद 2012 या उससे पहले के एक ऊपर थे एससी कैटेगरी में, उनकी रैंक 40 के आसपास थी, और वो है ना 4-5 बार 10th में फेल हुए, और उसके बाद उनकी ग्रेजुएशन के अंदर भी कोई मतलब 36-37%, इससे नीचे तो मुझे लगता नहीं पास भी हो पाएगा कोई। 36-37% थी उनकी, बट उनको पता नहीं क्या एक धुन चढ़ी कि यार मुझे आरएस बनना है। अब आप सोचो कि आप वैसे इससे तो नीचे नहीं हो सकते ना कोई भी, बहुत सारे उदाहरण मैंने दिए, और वो है ना उन्होंने 10वां अटेम्प्ट था उनका और ही टॉप हिज कैटेगरी। आप सोचो कि है ना कितनी ज्यादा उन्होंने शिद्दत की है। वो जो आप न किंचित अस्ति तद्वस्तु ये भाष्य से दुष्कर्म वाला जो है उन्होंने आत्मसात किया उसको। आत्मसात करना, आप में से कितने लोग हैं जो इच्छा रखते हैं आरएस बनने की? हाथ खड़ा करना मेरे इंटरव्यू पे, मेरे इस इंटरेक्शन के बाद में कितने लोग इच्छा रखते हैं? गवर्नमेंट जॉब की कितने लोग इच्छा रखते हैं? और इच्छा शक्ति कितने रखते हैं? दोनों में फर्क होगा। इच्छा शक्ति कितनों में? इच्छा शक्ति का मतलब है परसेवरेंस। आपके मार्ग में बहुत सारी असफलताएं भी आएंगी। इच्छा तो मेरी भी, मैं अंबानी बन जाऊं, पर क्या मेरी इच्छा शक्ति है अंबानी बनने की? अगर है तो मैं बनूंगा। इच्छा तो मेरे पास है, मर्सिडीज मेरे पास आ जाए अभी बस बाहर गेट पे खुले, है ना। इच्छाएं तो बहुत सारी होती है, पर इच्छा शक्ति का मतलब है कि उसके साथ में, जैसे हम पढ़ते हैं ना जो एम्पैथी, कंपैशन, तो कंपैशन पढ़ते हैं, एम्पैथी के साथ में आप प्रयास भी करें दूसरे के दुख दर्द को कम करने का, तो ठीक वैसे ये इच्छा शक्ति भी। इच्छा शक्ति का मतलब है कि आप केवल सोचते ही नहीं है, उसको अचीव करने के लिए आप कृत संकल्पित भी हैं। सम्यक विश्वास जो होता है ना, वो सबसे बड़ी चीज है, खुद के ऊपर विश्वास। सम्यक विश्वास उस कोट के पहले बटन की भांति है, जो गलत लग गया ना तो फिर आपका पूरा कोट ही गलत पहना जाएगा। पहला बटन गलत लग गया तो फिर क्या बचाएगा? और ये सब चीजें होंगी सफलता और असफलता के बीच में। मैंने मेरी जितनी अचीवमेंट बताई, शायद हो सकता है इन्होंने असफलता ही नहीं बताई। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ टॉप किया था, फर्स्ट टाइम थी मेरा ऑल ओवर इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ उस वक्त। और इसके पीछे की स्टोरी थी, मैं ना एसबीआई में क्लर्क था, मैंने छोड़ा ही था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, और हमारे यहाँ पीओ में वो फील्ड ट्रेनिंग का हो रहा हुआ था, तो पीओ आए हुए थे, दिल्ली से आए हुए थे। वो दिल्ली सर्किल, अब तो क्या जयपुर सर्किल अलग से बन गया एसबीआई में, तो दिल्ली सर्किल से आए हुए थे ट्रेनिंग के दौरान। और मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे तैयारी करनी, क्या करना चाहिए? तो बोले कि हम तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शुरू से इंटेलिजेंट थे, तो हमने तो कोई ज्यादा एफर्ट डाले नहीं। ये बात मुझे चुभ गई, मैंने कहा यार ये तो तगड़ा काम है, इंटेलिजेंट लोगों का ही हो सकता है। और मैंने बैंक पीओ की तैयारी शुरू कर दी। मेरा कोई मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए थी, और वो आग ऐसी जली कि अभी भी जल रही है। अभी मतलब रिग्रेट होता है कि मैं यूपीएससी नहीं क्रैक कर पाया, लेकिन फिर भी काफी कुछ मैंने अचीव किया। मैंने प्रयास अपना पूरा किया 100%, और किसी से कहा नहीं, जो भी किया ना वो किया, कहा नहीं। उसको कहने से क्या होता है कि कहना तो कुछ भी, कहने में क्या जाता है, कुछ भी कह सकते हो, पर करना उतना ही डिफिकल्ट होता है। और ये सब तब होता है जब आपके साथ में असफलताएं जो आ रही ना, इस दौरान 5-6 बार बैंक पीओ इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन नहीं भी हुआ, और भी जैसे यूपीएससी में कभी पास नहीं हुए, तो वो असफलताएं झेलते हुए हम आगे बढ़े। कहा जाता है ना, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। और हर रात के बाद सवेरा भी सुनिश्चित है, और हर कालिमा या हर जो आपकी जो अमावस्या आती है उसके बाद आपकी पूर्णिमा भी सुनिश्चित होती है। उसी प्रकार से असफलताएं आएंगी। आप बिल्कुल सामान्य बैकग्राउंड के हो जाओ, और आपको ये और यकीन दिला दो, अगर आप यहाँ से उठकर अपने घर जा सकते हो ना यहाँ से, तो आप आईएएस बन सकते हो। इससे ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए। मैं नहीं बन पाया, लेकिन मैंने बहुत लेट शुरू किया वो चीजें। जब तक मैं आया तो मैं काफी क्लोज तक पहुंच गया था। 1 नंबर लास्ट टाइम था जो मैं इंटरव्यू कॉल से था, तो मैं पर मुझे ये लगता था कि 4 अटेम्प्ट पूरे हो गए, एक और अटेम्प्ट होता मेरे पास उस वक्त, तो फिर वो हो सकती थी वो चीज। लेकिन खैर वो तो पछताने से तो कोई मतलब नहीं है, बट मैं वो चीज बता रहा हूँ कि आप लोग आराम से कर सकते हो। इतना ही दिमाग चाहिए होता है, बस चीजों को केवल रिपीट करना है आपको। जो चीज आपको याद नहीं, और याद मत करो, याद करोगे तो एक्स्ट्रा प्रेशर लेते हो। आप कोई चीज याद करके एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करते हो, बेटर है उसको पढ़ें। आप पढ़ें, एक बार पढ़ें,
एक बार में नहीं आएगी समझ में, दूसरी बार पढ़ें, तीसरी बार पढ़ें, चौथी बार पढ़ें। और बहुत सारी किताबें की आवश्यकता नहीं, आपको 50 किताबें लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके पास एक सामान्य से आपके नोट्स, अभी सर ने जो है अभी नया इंस्टीट्यूट डाला, तो आपके जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं ना, आप वो पढ़ लें पहली बार। उसके बाद बस एक कोई किताब जो भी आपको लग रही है स्टैंडर्ड की किताब, उसको पढ़े। और कोई बहुत ज्यादा उसमें आपको ऐसा दिमाग या गणित लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं ना बात कर रहा था और वहीं पे मैं उसको ले जाना चाह रहा था। एक लाइन का इतना गहन मतलब था। रश्मि रति के तृतीय सर्ग को मैं थोड़ा सा रिसाइट करूंगा, कोशिश करूंगा। पहला जो सर्ग, उसकी एक एक लाइन मुझे बड़ी पसंद है। जो पांडव जो एग्जाइल से आते हैं ना, अज्ञातवास से आते हैं, मेरा माध्यम जो रहा आरएस के अंदर वो इंग्लिश मीडियम से रहा। मैं आपको बता दूं, मैंने किताबें हिंदी की पढ़ी और मैं अभी आपके सामने हिंदी के ही कोर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं उसमें इसलिए आपका माध्यम कहीं मैटर नहीं करता, आपको ज्ञान कहाँ से मिल रहा है और कितनी आपको नॉलेज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हिंदी में भी चीजों को समझा है तो आप आराम से लिख सकते हो। लिखना हम किस तरीके से लिखेंगे, क्या हमारी नॉलेज है, उसके बेसिस पे हमारा सिलेक्शन होता है, रहता था कि किस माध्यम से। वो अभी जो आप शायद आप में से कई ये भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि माध्यम कौन सा लें, किस मीडियम से हम अपेयर होंगे, तो वो भी मैं क्लियर कर दूं। जिस मीडियम में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपेयर हो। इसमें मत जाओ कि इंग्लिश में ज्यादा चांसेस है या हिंदी में चांसेस है। जहां पर आप अपने आप को ज्यादा सहज महसूस करते हो, अपने आप को ज्यादा अच्छे से अभिव्यक्त कर सकते हो ना, वो माध्यम आपके पास में रहना चाहिए। अब मैं बात कर रहा था एग्जाइल की या अज्ञातवास की। तो पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण होता है, उसके बाद वो एक अलग नई शक्ति के साथ हो जाते हैं। और तृतीय सर्ग वो कहता है कि पूर्ण हुआ अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक से विस्तकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रकट। ये केवल अज्ञातवास की बात नहीं है। सच है विपत्तियां जब आती हैं कायर को ही दहलाती हैं, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल रसाने को, बड़बुद विपत्तियों पर छाने को। है कौन विघ्न इस जग में, टिक सका वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत पे जाके काम होता है। और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रकार है छिपे मानव के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्दी का बीच उजियाली हो, जो बत्ती नहीं जलाता है रोशनी वह नहीं पाता है। बत्ती तो आप ही को जलानी पड़ेगी, कोई और नहीं जलाएगा, स्वयं मरे स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होता है। तो जो बत्ती नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड। इक्षुदंड होता है गन्ना, तो जब पीसा जाता है इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती लंकाओं का श्रृंगार, और जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश नेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जितने कष्ट कंटकों में जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। बिना विघ्नों के या बिना कष्टों के या बिना तकलीफों के आप ये सोचें कि आपको कुछ मिल जाएगा, तो ये संभव नहीं है। असगर गोंड भी कहते हैं, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानी हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। तो जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, शतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पुरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। ये भी एक जो है ना बड़ी, इसमें ये जो लाइन है बड़ी गूढ़ अंतर जो है अर्थ लिए हुए कि वन में प्रसून तो खिलते हैं पर बागों में शाल न मिलते हैं। आपने वो बाग जैसा होना है। फूल तो आपको जंगल में भी मिल जाते हैं, लेकिन जंगल में कांटे भी होते हैं, ठीक है। तो वो जो है ना कहते हैं ना कि वो जो कि बाटन वाले को लगे जो मेहंदी को रंग, यानी कि इस तरीके से हमें जो है होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को भी हम लाभ दे सकें। तो वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी से सुगर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, आंधी लोरियां सुनाती हैं, जो लाक्षा ग्रह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्ति पर छाजा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस समझाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भेकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। और ये प्रथम सर का प्रथम भाग था। हर एक लाइन का अपने आप में एक मायना है, और आप जीवन में इस तरीके से अगर अपना सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, कुछ कर सकते हो, तो वेलकम है। ये कॉम्पिटिशन है, और अगर नहीं कर सकते तो बेटर है दूसरा जो चूज करना। कॉम्पिटिशन तो यहाँ से स्टार्ट होता है, नंबर गेम में नहीं जाओ। मेरे को शुरू से ध्यान आया कि मैं बैंक पीओ के एग्जाम देने जाता था, तो मैं पहले काउंट करता था कितने चश्मे वाले हैं, तो मुझे लगता था कॉम्पिटिशन में कि सबसे पहले तो ये सिलेक्ट होंगे। आप विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द चश्मा वाला कि चश्मों का कोई लेना देना, इसका अभिप्राय चश्मा तो केवल एक प्रतिबिंब है, इसका अभिप्राय ये हमारा डर है।
हम कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं, साहब वो इस कोचिंग में जाते हैं, उस कोचिंग में जाते हैं, इस कोचिंग में इतने बच्चे बैठते हैं, उतने बच्चे बैठेंगे, वो पिछले वाले भी अलग से बैठेंगे, जिन्होंने इंटरव्यू दिया वो अलग है, कईयों के आईएएस के अलग होंगे, आरपीएस अलग होंगे, ये वो अलग होंगे, वो अलग होंगे, कई चीजें, कई कैलकुलेशन बैठ जाते हैं एक साथ। इतने सारे अगर आप मान लो आप पहले से ही भयभीत हो तो फिर आगे क्या रन करोगे? अपने अंदर इतने शंका अगर आपने डाली हुई है तो अगले ऊपर निशाना क्या साधोगे आप? तो ये ना, ये बड़ा डर लगता था। और जब मैं सिलेक्शन जब जाते थे ना, और एक दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते थे, अभी तो क्या है कि बैंक पीओ के आईबीपीएस वगैरह होने लगे, पहले थोड़ा सा टफ था एक्चुअली में बैंक पीओ का एग्जाम निकालना, क्योंकि 100 वैकेंसी होती थी, 300 लोग बुलाते थे, हर एक बैंक 100 वैकेंसी निकाल रहा है, और वो ही 300 लोग जा रहे हैं। वो मैं कईयों को ऐसा जानता हूँ कि ना वो 300 लोग जो है वो आपस में रिश्तेदार से हो गए, मेरे तो सगाई तय हुई थी उनमें से, क्योंकि मैंने इतने इंटरव्यू फेस किए कि मेरे को पर्सनली जानने लगे। तो इतना भी पहले इस तरीके का जो है कॉम्पिटिशन होता था। और मैं बता रहा हूँ 2 प्रकार के लोग आते थे, एक तो जो बिल्कुल डिसेंट किताब लेके बैठे हुए, एग्जाम 5 मिनट दूर है और वो अभी भी किताब लेके जाने, उनके पास या तो पेपर आ गया पहले, है ना, होता है ना, बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर जो बिल्कुल जाते हैं कि अब तो मैं करके ही आऊंगा कुछ ना कुछ। और दूसरे एक आते थे, पेन भी इसके जेब में, चप्पल पहनी हुई है ना, अब वो, और जब मैं सिलेक्शन जब इंटरव्यू में जाते थे वो चप्पल वाले आते थे, क्योंकि वो बिल्कुल कूल रहते थे। ऐसा कहा जाता है, चिंता ऐसी डाकनी, काट कलेजा खाए, वेद बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। तो चिंता नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी है, आपको जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी वो आज से करनी है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो समय आएगा तो आपके पास भी सब चीजें आ जाएंगी, पर समय तो आएगा। और ये जो है ये निश्चित है कि समय भी आना ही है। अगर आपने मार्ग के ऊपर आपने चलना ही निश्चित कर लिया है, तो मैं जो है इसी के साथ अपनी जो है ना इसको विराम दूंगा। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी ज्यादातर प्रश्नों का जवाब जो है नितिन सर ने ऑलरेडी दे ही दिया। तो आशा करता हूँ मैंने जितना भी समय लिया वो ज्यादा बोर आपको नहीं किया हो। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, शुरू में जो मैंने कही थी, हो सकता है कुछ लोग मोटिवेटेड भी फील कर रहे हो, तो मेरे को ऐसा करना पड़ेगा खुद की पढ़ाई के लिए। तो वो लोग है ना अभी तक ही नहीं रहे, वो पहले वाला कोट मेरा याद रखें जो सबसे पहले मैंने कहा था, स्वभावोपदेशेन शक्यते गुरुतमन्यथा सततपि पानीयम पुनर्गच्छति सीताम। यानी कि पहला व्यक्ति का जो स्वभाव है ना, एटीट्यूड जिसको कहा जाता है, एटीट्यूड अपने अंदर वो वाला लियाओ जो 9th क्लास के अंदर था, 10th क्लास के अंदर था, 12th में जो था एग्जाम के प्रति, था ना। 10th क्लास में तो आप में से जितने भी होंगे अभी दादा जो बन रहे होंगे, पीछे कहीं कमेंट भी कर रहे होंगे भाई ये वो, है ना। तो वो जो है ना 10th वाला एक बार एटीट्यूड लाके देखो कंपटीशन के अंदर, मजा आएगा। फिर उसके अंदर फिर गेम शुरू होता है। 10th वाला एटीट्यूड क्या था, कल एग्जाम में पास करना है, पास ही नहीं करना, 90% लानी है। अभी यहाँ क्या है कि ना कल एग्जाम में भाई नेटफ्लिक्स पे प्रोग्राम देख रहा है ना, अगले को 5 जगह कर देंगे, देखते रहा भाई तो फर्स्ट आएगा। खुद को यकीन नहीं है, दूसरे को देखो, दूसरे को कहो। उससे पहले मैं तो ये कहता था, मेरे से कहता कि सर अब की बार देखना मैं आऊंगा फर्स्ट। मैंने कहा खुद को यकीन दिला, मैं तो तेरा नाम वैसे ही देख लूंगा, बाद में आ जाएगा, है ना। तो कहने की कहाँ आवश्यकता पड़ रही है, वो तो अपने आप ही आ जाएगा। अगर ऐसा ही कुछ करना है ना तो खुद को यकीन दिलाओ। सबसे पहले खुद को यकीन दिलाना बहुत टफ होता है। सबसे मुश्किल काम है स्वयं को यकीन दिलाना। सारी चीजें हम कर लेंगे, लेकिन स्वयं को कभी भी यकीन नहीं दिला पाते। तो मुझे आशा है कि आप लोग जो भी मेरी जो ये बात जो भी सुन रहे होंगे, तो दिल से जिनको भी कंपटीशन में एकदम सफलता प्राप्त करनी है, जिनका भी सिलेक्शन लेना है, जिनको भी लेना है का अर्थ ये लेना तो सबको ये, और उसी जज्बे के साथ में लेना है। इच्छा ही नहीं, केवल इच्छा से एक स्टेप परे इच्छा शक्ति भी जिनके अंदर है, तो वो तो यहाँ पे वेलकम है। बाकी लोग तो आप भीड़ बढ़ाने के लिए हो, भीड़ तो आपको पता है क्योंकि 5 लाख 10 लाख लोग भरेंगे, उनमें भी 1000 वैकेंसी होती है टोटल मिला के। प्रॉपर भी अगर आप बात करें तो 50 होती है आरएस आरपीएस की जगह। उसमें भी अगर आप थोड़ी सी कैटेगरी वाइज आ जाओ तो केवल 20-22 रैंक तक ही आरएस मिलता है, यानी 10 लाख 5 लाख लोगों में से 22 लोग। यहाँ ही अगर मैं कहूँ कि सारों का सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं खुद को झूठ बोल रहा हूँ, आपको भी झूठ बोल रहा हूँ। 22 से तो ज्यादा भी हो आप, 200 भी हो सकते हो। आपको तो 10 साल लग जाएगी सारे कवर करने में, और बाकी के बाहर बैठे वो अलग, और हर लाख 5 लाख और ऐड हो जाएंगे। तो मैंने वो जो चश्मे वाली बात की थी वही मैंने कर दिया आपके साथ में, आपको यकीन दिला दिया कि इतना सारा भय है। लेकिन फिर भी इसमें जो बंदा जो टिका हुआ है ना इस मार्ग पर, वो तो मैंने कभी नहीं देखा उसको डिफीट खाते हुए। जिसने ये डिसाइड किया हुआ है ना, इंटेलिजेंट लोगों को बड़ा मैंने डिफीट खाते हुए देखा है, लेकिन जिसको जो बिल्कुल टिका हुआ है ना उसको ऐसा लगता है कि यार मैं तो नहीं हटूंगा। मुझे क्योंकि वो याद आता है नरेंद्र मिश्र जी की लाइन है गोरा बादल से, वो बादल के समझ कहते हैं वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें,
गोरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें, मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था। गोरा की जंगा पर अली ने छिपकर वार किया था, वहीं गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया, शीश काट दिया धोखा देकर मन में हर्षाया, मगर वारे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार की जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा, एक बार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने नजीक किया था। तो यहाँ तो ऐसे वीर है हमारे यहाँ, गोरा जैसे जिसका सर कट जाता है ना तो धड़ भी चलता रहता है। तो आपके पास तो धड़ भी है, सर भी है, दिमाग भी है और इतना अच्छा गाइडेंस भी नितिन सर दे ही रहे हैं। तो आप तो बिल्कुल जो है ना जितनी भी फतेह आपको प्राप्त करनी है वो प्राप्त करेंगे। आपकी जो है शुभकामनाओं के साथ कि आप जो है जो भी सफलता आपकी अपेक्षित है, जिस भी टारगेट को आप अचीव करना चाहो, इसी के साथ मैं अपने भाषण को भी यही विराम देता हूँ। आपका कोई प्रश्न है? थैंक यू। जहां पर आप अपने आप को ज्यादा सहज महसूस करते हो, अपने आप को ज्यादा अच्छे से अभिव्यक्त कर सकते हो ना, वो माध्यम आपके पास में रहना चाहिए। अब मैं बात कर रहा था एग्जाइल की या अज्ञातवास की, तो पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण होता है, उसके बाद वो एक अलग नई शक्ति के साथ हो जाते हैं। और तृतीय सर्ग वो कहता है कि पूर्ण हुआ अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक से तबकर वीरत्व लिए कुछ और प्रकट। ये केवल अज्ञातवास की बात नहीं है। सच है विपत्तियां जब आती हैं कायर को ही दहलाती हैं, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल रसाने को, बड़बुद विपत्तियों पर छाने को। है कौन विघ्न इस जग में, टिक सका वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत पे जाते काम होता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रकार है, छिपे मानव के भीतर मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्दी का बीच उजियाली हो, जो बत्ती नहीं जलाता है रोशनी वह नहीं पाता है। बत्ती तो आप ही को जलानी पड़ेगी, कोई और नहीं जलाएगा, स्वयं मरे स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होता है। तो जो बत्ती नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड। इक्षुदंड होता है गन्ना, तो जब पीसा जाता इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती लंकाओं का श्रृंगार, और जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशनेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जितने कष्ट कंटकों में जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। बिना विघ्नों के या बिना कष्टों के या बिना तकलीफों के आप ये सोचें कि आपको कुछ मिल जाएगा तो ये संभव नहीं है। असगर गोंड भी कहते हैं, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानी हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। तो जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, शतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आता पखंड, पुरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं बागों में शाल न मिलते हैं। ये भी एक जो है ना बड़ी इसमें ये जो लाइन है बड़ी गूढ़ अंतर जो है अर्थ लिए हुए कि वन में प्रसून तो खिलते हैं पर बागों में शाल न मिलते हैं। आपने वो बाग जैसा होना है। फूल तो आपको जंगल में भी मिल जाते हैं, लेकिन जंगल में कांटे भी होते हैं, ठीक है। तो वो जो है ना कहते हैं ना कि वो जो कि बाटन वाले को लगे जो मेहंदी को रंग, यानी कि इस तरीके से हमें जो है होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को भी हम लाभ दे सकें। तो वन में प्रसून तो खिलते हैं बागों में शाल न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी से सुगर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं आंधी लोरियां सुनाती हैं, जो लाक्षा ग्रह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्ति पर छाजा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस समझाने दे तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भेकारी है क्या कर सकती चिंगारी है। और ये प्रथम सर का प्रथम भाग था। हर एक लाइन का अपने आप में एक मायना है, और आप जीवन में इस तरीके से अगर अपना सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, कुछ कर सकते हो तो वेलकम है। ये कॉम्पिटिशन है, और अगर नहीं कर सकते तो बेटर है दूसरा जो चूज करें। कॉम्पिटिशन तो यहाँ से स्टार्ट होता है, नंबर गेम में नहीं जाओ। मेरे को शुरू से में ध्यान आया कि मैं बैंक पीओ के एग्जाम देने जाता था तो मैं पहले काउंट करता था कितने चश्मे वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता था कॉम्पिटिशन में कि सबसे पहले तो ये सिलेक्ट होंगे। आप विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द चश्मा वाला कि चश्मों का कोई लेना देना, ये इसका अभिप्राय चश्मा तो केवल एक प्रतिबिंब है, इसका अभिप्राय ये हमारा डर है। हम कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं, साहब वो इस कोचिंग में जाते हैं, उस कोचिंग में जाते हैं, इस कोचिंग में इतने बच्चे बैठते हैं, उतने बच्चे बैठेंगे, वो पिछले वाले भी अलग से बैठेंगे, जिन्होंने इंटरव्यू दिया वो अलग है, कईयों के आईएएस के अलग होंगे, आरपीएस अलग होंगे, ये वो अलग होंगे, वो अलग होंगे, कई चीजें कई कैलकुलेशन बैठ जाते हैं एक साथ। इतने सारे अगर आप मान लो आप पहले से ही भयभीत हो तो फिर आगे क्या रन करोगे? अपने अंदर इतने शंका अगर आपने डाली हुई है तो अगले ऊपर निशाना क्या साधोगे आप?
तो ये ना, ये बड़ा डर लगता था। और जब मैं सिलेक्शन जब जाते थे ना, और दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते थे। अभी तो क्या है कि बैंक पीओ के आईबीपीएस वगैरह होने लगे, पहले थोड़ा सा टफ था एक्चुअली में बैंक पीओ का एग्जाम निकालना, क्योंकि 100 वैकेंसी होती थी, 300 लोग बुलाते थे, हर एक बैंक 100 वैकेंसी निकाल रहा है, और वो ही 300 लोग जा रहे हैं। वो मैं कईयों को ऐसा जानता हूँ कि ना, वो 300 लोग जो है वो आपस में रिश्तेदार से हो गए। मेरे तो सगाई तय हुई थी उनमें से, क्योंकि मैंने इतने इंटरव्यू फेस किए कि मेरे को पर्सनली जानने लगे। तो इतना भी पहले इस तरीके का जो है कंपटीशन होता था। और मैं बता रहा हूँ, दो प्रकार के लोग आते थे। एक तो जो बिल्कुल डिसेंट किताब लेके बैठे हुए, एग्जाम 5 मिनट दूर और वो अभी भी किताब लेके जाने, उनके पास या तो पेपर आ गया पहले, है ना, होता है ना, बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर जो बिल्कुल जाते हैं कि अब तो मैं करके ही आऊंगा कुछ ना कुछ। और दूसरे एक आते थे, पेन भी इसके जेब में, चप्पल पहनी हुई है ना। अब वो, और जब मैं सिलेक्शन जब इंटरव्यू में जाते थे, वो चप्पल वाले आते थे, क्योंकि वो बिल्कुल कूल रहते थे। ऐसा कहा जाता है, चिंता ऐसी डाकनी, काट कलेजा खाए, वेद बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। तो चिंता नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी है। आपको जो भी कंपटीशन की तैयारी करनी, वो आज से करनी है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ है, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो समय आएगा तो आपके पास भी सब चीजें आ जाएंगी, पर समय तो आएगा। और ये जो है, ये निश्चित है कि समय भी आना ही है। अगर आपने उस मार्ग के ऊपर आपने चलना ही निश्चित कर लिया है, तो मैं जो है इसी के साथ अपनी जो है ना, इसको विराम दूंगा। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी ज्यादातर प्रश्नों का जवाब जो है नितिन सर ने ऑलरेडी दे ही दिए। तो आशा करता हूँ मैंने जितना भी समय लिया वो ज्यादा बोर आपको नहीं किया हो। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, शुरू में जो मैंने कही थी, हो सकता है कुछ लोग मोटिवेटेड भी फील कर रहे हो, तो मेरे को ऐसा करना पड़ेगा खुद की पढ़ाई के लिए। तो वो लोग है ना, अभी तक ही नहीं रहे, वो पहले वाला कोट मेरा याद रखें जो सबसे पहले मैंने कहा था कि स्वभावोपदेशेन शक्यते गुरुतमन्यथा सततमपि पानीयं पुनर्गच्छति सीताम। यानी कि पहला व्यक्ति का जो स्वभाव है ना, एटीट्यूड जिसको कहा जाता है, एटीट्यूड अपने अंदर वो वाला ले आओ जो 9th क्लास के अंदर था, 10th क्लास के अंदर था, 12th में जो था एग्जाम के प्रति, था ना। 10th क्लास में तो आप में से जितने भी होंगे अभी दादा जो बन रहे होंगे, पीछे कहीं कमेंट भी कर रहे होंगे भाई ये वो, है ना। तो वो जो है ना, 10th वाला एक बार एटीट्यूड लाके देखो कंपटीशन के अंदर, मजा आएगा। फिर उसके अंदर फिर गेम शुरू होता है। 10th वाला एटीट्यूड क्या था, कल एग्जाम में पास करना है, पास ही नहीं करना, 90% लानी है। अभी यहाँ क्या है कि ना, कल एग्जाम में भाई नेटफ्लिक्स पे प्रोग्राम देख रहा है ना, अगले को 5 जगह कर दिया कि देख तेरा भाई तो फर्स्ट आएगा। खुद को यकीन नहीं है, दूसरे को देखो, दूसरे को कहो। उससे पहले मैं तो ये कहता था, मेरे से कहता कि सर अब की बार देखना मैं आऊंगा फर्स्ट। मैंने कहा खुद को यकीन दिला, मैं तो तेरा नाम वैसे ही देख लूंगा, बाद में आ जाएगा, है ना। तो कहने की कहाँ आवश्यकता पड़ रही है, वो तो अपने आप ही आ जाएगा। अगर ऐसा ही कुछ करना है ना, खुद को यकीन दिलाओ। सबसे पहले खुद को यकीन दिलाना बहुत टफ होता है। सबसे मुश्किल काम है स्वयं को यकीन दिलाना। सारी चीजें हम कर लेंगे, लेकिन स्वयं को कभी भी यकीन नहीं दिला पाते। तो मुझे आशा है कि आप लोग जो भी मेरी जो ये बात जो भी सुन रहे होंगे, तो दिल से, जिनको भी कंपटीशन में एकदम सफलता प्राप्त करनी है, जिनका भी सिलेक्शन लेना है, जिनको भी लेना है का अर्थ ये, लेना तो सबको ये, और उसी जज्बे के साथ में लेना है। इच्छा ही नहीं, केवल इच्छा से एक स्टेप परे इच्छा शक्ति भी जिनके अंदर है, तो वो तो यहाँ पे वेलकम है। बाकी लोग तो आप भीड़ बढ़ाने के लिए हो, भीड़ तो आपको पता है, क्योंकि 5 लाख 10 लाख लोग भरेंगे, उनमें भी 1000 वैकेंसी होती है टोटल मिला के। प्रॉपर भी अगर आप बात करें तो 50 होती है आरएस आरपीएस की जगह। उसमें भी अगर आप थोड़ी सी कैटेगरी वाइज आ जाओ तो केवल 20-22 रैंक तक ही आरएस मिलता है, यानी 10 लाख 5 लाख लोगों में से 22 लोग। यहाँ ही अगर मैं कहूँ कि सारों का सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं खुद को झूठ बोल रहा हूँ, आपको भी झूठ बोल रहा हूँ। 22 से तो ज्यादा ही हो आप, 200 भी हो सकते हो। आपको तो 10 साल लग जाएंगे सारे कवर करने में, और बाकी के बाहर बैठे वो अलग, और हर लाख 5 लाख और ऐड हो जाएंगे। तो मैंने वो जो चश्मे वाली बात की थी वही मैंने कर दिया आपके साथ में, आपको यकीन दिला दिया कि इतना सारा भय है। लेकिन फिर भी इसमें जो बंदा जो टिका हुआ है ना इस मार्ग पर, वो तो मैंने कभी नहीं देखा उसको डिफीट खाते हुए। जिसने ये डिसाइड किया हुआ है ना, इंटेलिजेंट लोगों को बड़ा मैंने डिफीट खाते हुए देखा है, लेकिन जिसको जो बिल्कुल टिका हुआ है ना, उसको ऐसा लगता है कि यार मैं तो नहीं हटूंगा। मुझे क्योंकि वो याद आता है नरेंद्र मिश्र जी की लाइन है गोरा बादल से, वो बादल के संदर्भ में कहते हैं, वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरफ वीर उधरी विजय मंत्र पड़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें, मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था। गोरा की जंगा पर अली ने छिपकर वार किया था, वहीं गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया, शीश काट दिया धोखा देकर मन में हर्षाया, मगर वारे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार की जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा, एक बार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने रिसीव किया था। तो यहाँ तो ऐसे वीर है हमारे यहाँ, गोरा जैसे जिसका सर कट जाता है ना तो धड़ भी चलता रहता है। तो
पास तो घर भी है, सर भी है, दिमाग भी है और इतना अच्छा गाइडेंस भी नितिन सर दे ही रहे हैं, तो आप तो बिल्कुल जो है ना जितनी भी फतेह आपको प्राप्त करनी है वो प्राप्त करेंगे। आपकी जो है शुभकामनाओं के साथ कि आप जो है जो भी सफलता आपकी अपेक्षित है, जिस भी टारगेट को आप अचीव करना चाहो, इसी के साथ मैं अपने भाषण को भी यही विराम देता हूँ। आपका कोई प्रश्न है? थैंक यू।